Order, order. Hello and welcome to another episode of Reporters Without Orders, where we discuss what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. Joining me today are two of my colleagues, Nidhi and Basant. Hi. Hello guys. Hello Ayush. आपका दिन अभी 1-2 ही बजे हैं, लेकिन अभी तक कैसा जा रहा है? Not bad. I had some calls in the morning Yeah, and you bought new earrings, you said. and I bought two new earrings. और बैक टू बैक पहन के आ रही हैं। और आपने तो नया आईफोन खरीदा है। अरे यार तभी आप उतना दूर में बैठे हैं, मतलब ठीक है। आपका दिन अच्छा? हाँ अभी तक तो। This is a special yogi edition of this podcast since both our guests today have reported on two yogis who sport saffron and enjoy power, one inside politics and one outside it. तो बसंत, आपकी स्टोरी इस हफ्ते आई है। वो पहली इंस्टॉलमेंट है हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट की, द योगी हु हैज़ इट ऑल। उसमें कितनी स्टोरी कर रहे हैं आप? 3 स्टोरी है और जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक दूसरा पार्ट भी आ चुका होगा। दूसरा पार्ट भी आ चुका होगा। तो जो आपकी पहली स्टोरी है उसमें रामदेव जी की, या उनका जो एक्चुअल नाम है रामकिशन यादव बाय बर्थ उनका जो नाम है, उनकी एक आपने प्रोफाइल दिखाई है कि कैसे एक महेंद्रगढ़ हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के गांव से निकले और उत्तराखंड पहुँचने तक उनका जो 8,000 करोड़ का एम्पायर है कैसे खड़ा हुआ, उनके साथ कौन कौन से लोग थे उनकी इस जर्नी में। कुछ साइड में गिर गए, कुछ अभी भी हैं। आपने ये स्टोरी कितने समय में की है? क्योंकि मैं देखा आप उनके गांव में गए थे, आप उत्तराखंड भी गए थे, जो लोग उनको जानते थे आप उनसे भी मिले हैं। कितना टाइम लगा आपको? ये सेना करने में लगभग 20 दिन लगे हैं ग्राउंड पे, उसके बाद आके लिखना ही होता है। तो उनके गांव में हम लोग 2 दिन रहे और उनके भाई अभी बड़े भाई गांव में ही रहते हैं, उनसे भी मिले, गांव के अलग अलग लोगों से। फिर उत्तराखंड में लगभग 12 दिन में रहा, तो लगभग 15-20 दिन ग्राउंड पे गया और फिर लिखना। तो 1 महीने का पूरा समय इस सेना में गया मेरा, पूरा लगभग जुलाई। इंटरेस्टिंग। और जो दर्शक ही नहीं जानते हैं, स्वामी रामदेव या सिर्फ रामदेव पतंजलि ग्रुप के ओनर हैं, कंट्रोलर हैं। और मुझे जब मैंने स्टोरी आपकी पढ़ी तो मुझे लगा कि इतनी हम्बल बिगिनिंग्स, मतलब अब तो ये क्लीशे हो गया है, मोस्टली लोग हम्बल बिगिनिंग से ही आते हैं, लेकिन वहाँ से और मैंने और आपने पिछले साल उनके हरिद्वार के आश्रम में भी हम गए थे, और वो जो स्केल पे वो बना है उस डिस्टेंस में, मतलब आज अगर हम बाहर जाएं किसी भी शहर में तो कहीं ना कहीं एक पतंजलि स्टोर ज़रूर होता है। मुझे याद है मैं जब पुणे में रहता तो मेरे घर के पास 2 थे, दोनों फुली फंक्शनल और एक ही रोड पे। Have you used any products? No, but my family has. We used to have a shampoo and I think एक balm भी आता था। और even for once there was the noodles that he had launched, I remember. Yeah, that came once, it never came again. आपने कभी यूज़ किया? नहीं, टूथपेस्ट एक 2 बार किया, वो पिताजी लेके आ गए थे, और बिस्किट 1-2 बार ऐसे ट्रैवल में ही। तो 2 चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा चीज़ें फेस वॉश वगैरह ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। तो अच्छा। त्वचा ऐसी त्वचा ऐसी है। चलिए निधि, नेक्स्ट एपिसोड में इनको एक डव गिफ्ट करिएगा। एकदम ऑपोजिट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी स्टोरी के ओपनिंग में ये थी कि अपने ही गांव में जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ वो बड़े हुए, उसी गांव में वो पॉपुलर नहीं है। वहाँ लोग उनके भाई को छोड़ के कोई आपको ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता है मिला होगा जिसने कुछ बहुत अच्छा कहा होगा उनके बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताइए ऐसा क्यों है? वाई इज़ ही सो अनपॉपुलर इन हिज ओन नेटिव विलेज? जब मैं लोगों से बात कर रहा था और गांव में पहुंचते ही एक नौजवान मिला जिसकी उम्र 30 साल के लगभग होगी। तो बातचीत शुरू होते ही, अब पहले बार उनके गांव में जाएंगे ना, तो महेंद्रगढ़ में मैंने एक चीज़ देखा कि हर गांव में एक ब्लैक कलर का वो बोर्ड सा लगा रहता है, उस पर गाँव के जो लोग हो, जिन लोगों ने भी कुछ अच्छा किया है, कुछ बड़ा किया है, उनका नाम लिखा होता है। तो सबसे ऊपर बाबा रामदेव का नाम लिखा हुआ था, नीचे 2 सेना के जवान हैं उनका लिखा हुआ था। स्कूल है जहाँ तक, बिल्कुल उसके सामने एक सरकारी स्कूल है जहाँ तक इन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की है। और वहीं मुझे एक नौजवान मिले जो रामदेव के परिवार से ही संबंधित है, मतलब उनका ख़ानदान बहुत बड़ा है, उसी के एक हिस्सा है वो। तो उन्होंने पहुँचते ही मैंने पूछा कि आप रामदेव जी इसी गाँव के हैं, आप लोग तो बड़े प्राउड फील करते होंगे, इतना बड़ा एम्पायर है, यहाँ के लोग बेरोज़गार नहीं होंगे। तो उन्होंने कुछ तो अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे गांव की ज़मीन खासकर उनके बड़े भाई से लोग नाराज़ थे।
और जो अर्धसैनिक बल से रिटायर है, गांव में ही रहते हैं। और उनका कहना था कि रामदेव ने एक बार कहा था कि आप अपने गांव के जो ग्राम सभा की ज़मीन है आप दे दीजिए, हम उस पर कॉलेज बनवाएंगे। लेकिन उससे पहले गांव वालों के साथ एक घटना हुई थी कि एक तालाब, जो यूपी बिहार में तालाब होता है, उसकी ज़मीन को गांव ग्राम सभा ने इनके परिवार को दिया साफ़ सफाई के लिए, ताकि वो जो पहाड़ का पानी उसमें जमा होगा और गाँव पानी की कमी है तो पानी इस्तेमाल करेगा। लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक उस जो तालाब था उस पर रामदेव के परिवार ने कब्जा कर लिया। तो वो कहते हैं ना, दूध से जला माठा फूंक के पीता है, तो वो जो 1 एकड़ का पूरा विवाद था उसके कारण उन्होंने अपने ग्राम सभा की बाकी ज़मीनें नहीं दी। दूसरा है कि अपनी स्टोरी में भी हमने जिक्र किया है कि गांव के कुछ एक लोग शुरुआती दौर में वहाँ काम करने गए थे, और एक बहुत बड़ा गांव है, सिर्फ एक आदमी अभी वहाँ काम करता है पतंजलि में। और हिंदुस्तानियों की एक आदत होती है कि जैसे वो बड़े बनते हैं तो अपने आसपास के लोगों को पहले सेट कराते हैं कि अरे, एक आदत होती है हम लोगों की। तो सिर्फ एक आदमी है। कई लोग ऐसे थे जो वहाँ काम करने गए, लेकिन उन पर एलिगेशन लगा के या कुछ ऐसे करके भगा दिया गया, उनको मारा पीटा भी गया। और इसके पीछे जो वजह थी कि मान लीजिए कि छोटे शहरों में ही होता भी है कि मैंने आपको काम दे दिया तो आपकी जो फैमिली है वो मेरे घर की बंधक हो गई एक तरीके से, क्योंकि मैं आपको पे एहसान कर रहा हूँ। तो यही हुआ यहाँ पे कि एक व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी, माँ, रामदेव, उनके गांव के लोगों का आरोप था कि उनका कहना था कि जैसे वहाँ काम करने गए तो उनकी पत्नी को, उनकी माँ को, उनके पिता को इन लोगों ने समझ लिया कि हमारे मजदूर हैं, हर वक्त काम बताना है। एक टाइम पे जब उसको पता चला तो उसने विरोध किया, और फिर परिणाम ये हुआ कि उसको 5 दिनों तक बांध के मारा गया, और चोरी का 1 लाख का आरोप लगा के फिर 1 लाख रुपया दिया गया। फिर वो छूट के आए, और फिर हालांकि उस आदमी ने हमसे कुछ नहीं बताया, लेकिन गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने सब कुछ बता दिया जी। और एलिगेशन यूजुअली ये लगते थे कि इन्होंने या तो ये काम नहीं करते हैं या तो इन्होंने चोरी की है। काम चोर है। रामदेव के भाई ने हमसे कहा कि ये सब काम चोर है, काम नहीं करना चाहते। काम चोर है, काम नहीं करना चाहते। लेकिन इन्होंने आपको रामदेव की स्टोरी के बारे में क्या बताया? जब वो उस गांव में पैदा हुए, बड़े बड़े, तो कैसा उनका व्यक्तित्व था, पढ़ाई में कैसे थे? आपकी स्टोरी में लिखा है कि एक समय के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, किताबों को जंगल में फेंक दिया। यंग रामदेव की स्टोरी हमें बताइए। एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ कि गांव के लोग भले ही नाराज़ हों, लेकिन उनको एक तरीके प्राउड भी है, क्योंकि उन एक गांव में बुजुर्ग मिले जिन्होंने रामदेव को गोद में खिलाया है। उनका कहना था भले कुछ नहीं किया हमारे गांव के लिए, लेकिन आप हमारे गांव आए हैं, और आज पूरा दुनिया शायद अलीपुर को जानती है, वो रामदेव के कारण जानती है। तो एक प्राउड है। जो नौजवान रामदेव थे वो काफ़ी वो थे, तेज थे, मतलब पढ़ने लिखने में, मेहनती में, और सफल होने में। सफल होना उनके जीवन का एक ध्येय था। जैसे उनके बड़े भाई ने मुझसे जिक्र किया कि वो रामदेव दुबले पतले थे, तो और इनके भाई आर्मी में गए थे तो ठीक ठाक शरीर था। तो उनके पिताजी पहलवानी कराते थे, तो वो बार बार उनके बड़े भाई रामदेव को पटक देते थे। ये बिल्कुल अर्ली 90s से पहले की बात है, जब दोनों 15-16 साल के रहे होंगे, उससे भी कम। तो एक दिन रामदेव ने क्या किया, गुदगुदी करके जीत गए। गुदगुदी मतलब हंसा के। तो उनके बड़े भाई ने गुस्सा होकर थप्पड़ मार दिया, तो रामदेव ने वो बोला कि इस पे भी मारो। वो पता नहीं क्या होगा, गांधीवादी विचारधारा रही होगी। उसके बाद से उनके बड़े भाई ने नहीं मारा। तो इससे ये मैसेज गया कि वो जीतने के लिए कुछ भी करने वाला एक नहीं होती है प्रवृत्ति कि हमको सफल होना है। तो वो प्रवृत्ति बचपन से थी। जब रामदेव बड़े हो रहे थे तो उनके आसपास और हरियाणा में आर्य समाज का बहुत बोलबाला था। आर्य समाज, उनके खुद एक चाचा थे सरपंच जगदीश, वो आर्य समाज के संत थे। तो रामदेव के बड़े भाई ने मुझे बताया कि रामदेव अक्सर जब 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, ऐसे ही 5वीं पास करके गांव से उन्होंने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। घर से 500 मीटर पे 5वीं तक का स्कूल था, और 1 किलोमीटर पे 5वीं के बाद का स्कूल था। तो जब वहाँ पढ़ने जाने लगे तो रामदेव अक्सर कहते थे कि मेरे दिमाग में मुझे कोई ऋषि, कोई ईश्वर आके कह रहे हैं कि तुम देश सेवा के लिए पैदा हुए हो, तुम देश के लिए कुछ करो। और वो अक्सर क्या करते थे कि चटाई और पानी गिलास में लेके छत पे चले जाते थे, और वहाँ शाम को ध्यान करते थे। और उनके दिमाग में ऐसा आता था कि कोई है जो मुझे कह रहा है कि तुम देश सेवा के लिए पैदा हुए हो, स्वदेशी की प्रचार के लिए पैदा हुए हो। अरे वाह। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि स्कूल गए, और अरावली का ही रेंज है उनका घर, उससे अरावली की पहाड़ियाँ गुजरती हैं। और उन्होंने अपना बिस्तर, जैसे उनके भाई ने बताया, किताब उताब फेंका, और वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पे एक आर्य समाज का गुरुकुल है, अभी भी है, वहाँ पहुँच गए। और क्योंकि आर्य समाज के लोग आते थे अवेयरनेस फैलाने के लिए, अपने आर्य समाज का फैलाव करने के लिए, तो वहाँ जाके वो पढ़ने लगे।
कुछ एक दिन बाद इनके पिताजी पहुँचे और बोले कि मतलब इसकी माँ रो रही है, इसको भेज दीजिए। फिर रामदेव वापस आए, लेकिन अगले दिन फिर चले गए। एक तरीके से मन में आ गया होगा कि मुझे वहीं करना है। और उसके बाद रामदेव कभी वापस लौटे नहीं। हालांकि लौटे नहीं मतलब वो गांव उस तरीके से नहीं लौटे, लेकिन उनका परिवार से संबंध कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी परिवार के साथ ही हैं। हालांकि उन्होंने आगे चल के संन्यास भी लिया, गुरु से शिक्षा भी ली, लेकिन परिवार से संबंध कभी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे इस इनकी स्टोरी में एक चीज़ काफ़ी स्ट्राइकिंग लगती है कि इनके अर्ली यूथ की स्टोरी में अगर आप इनका नाम निकाल के नरेंद्र मोदी का डाल देंगे और महेंद्रगढ़ को वड़नगर गुजरात बना देंगे तो स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है कि एक यंग लड़का है, वो तेज़ था, ऋषि मुनियों की इज्जत करता था, उसको एक दिन स्पिरिचुअलिटी चाहिए थी तो घर बार छोड़ के चला गया हिमालय में। ये भी हिमालय गए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एक सिमिलैरिटी दोनों के बीच में। निधि, डू यू रिमेंबर रामदेव? आई मीन आई रिमेंबर हिम व्हेन आई वाज probably 9 or 10 going to a relative's place in Madhya Pradesh and everyone's talking about it. ये गुरु देखा है आपने रामदेव? वो करता है अनुलोम विलोम करता है, नाक से एक नाक से सांस लेता है, दूसरी नाक से निकालता है, बहुत बढ़िया है। I remember him and then of course he was part of the anti-corruption movement. मतलब साइड में he got assaulted by Delhi police then. What is your earlier memories of him? I don't think he was as popular in the South, but I do remember there used to be translations, like there's a dubbed version that used to come, which my grandmother used to watch occasionally, not every day, but there used to be some mornings when her particular, she also used to watch some other Malayali guru. When he was not telecasted, she would switch to this, but it was a very funny sort of dubbed Malayalam version. Right. And he would have these massive crowds to which he would do these weird things to his stomach, and my grandmom was in awe all the time. But that's pretty much my only memory. I don't think he became a bigger part of the household after all the merch became famous, right? So there were so many Patanjali stores where I stay now. Right. So that's what made him more famous than his. Yeah. And I remember him on आपकी अदालत एक बार, तो ही वाज सेइंग, राजेश शर्मा आप गैस की गोली, लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, आप गैस की गोली एंटासिड खाते हैं, मैं बोलता हूँ लोगों को कुछ नहीं, संतरे के जूस में काला नमक डालो, पी लो, ठीक हो जाओगे। Really, is it that easy? He also did a show with Arnab which was really funny, right? Like they were doing the hugging and that was quite hilarious. He is one of the biggest private advertisers in Indian media, along with Amazon. लेकिन बसंत, आपकी स्टोरी में कुछ लोग हैं जो रामदेव जी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे, कुछ लोग उनसे फॉल आउट हो गया, और दूसरे लोग जैसे बालकृष्ण हैं उनके साथ अभी तक हैं, जो लेकिन आपकी स्टोरी में एक एंड में भी एक ट्विस्ट है छोटा सा, बट नॉटी मिस्चिफ आपने की है, आखिरी पैराग्राफ में सबसे जूसी बिट डाला है बालकृष्ण के बारे में। तो हमें बताइए कि जो कर्मवीर जो हैं, जो उनके साथ थे और जो बालकृष्ण थे, इन दोनों के बारे में, कि बालकृष्ण से हम शुरू करते हैं। वो एक नेपाली फैमिली से हैं, 50 साल के हो जाएंगे इस साल और बिलियनर हैं वो, और चेयरमैन है पतंजलि ग्रुप के। उनका और रामदेव जी का मिलना कहाँ कैसे हुआ, और ये जो जर्नी थी उसमें उनका कैसा संबंध रहे रामदेव जी के साथ? तो जिस खानपुर में एक जगह है, खानपुर महेंद्रगढ़ में ही, जहाँ पे वो गुरुकुल था, जहाँ पे रामदेव घर से भाग के गए थे पढ़ने, वहीं पे जो वहाँ के गुरु हैं, अभी भी हैं, वो जिंदा हैं काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में। तो एक बिजली विभाग के अधिकारी थे जिनके शायद घर पे या उनके आसपास में ये बालकृष्णन के पिता काम करते थे। तो बालकृष्णन को उन्होंने गुरुजी को कहा कि ये लड़का बड़ा मेधावी है, आप इसको गुरुकुल ले जाइए। और फिर बालकृष्णन पहुँचे खानपुर गुरुकुल, और पहली मुलाकात वहीं पे हुई रामदेव की और बालकृष्णन की। बिल्कुल जब ये 8वीं 5वीं के बाद ही गए थे, मतलब बहुत कम उम्र थी दोनों की, और तब से इनका काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है। फिर वहाँ से निकल के रामदेव कहीं और चले गए, फिर 1-1.5 साल बाद बालकृष्णन भी वहाँ पहुँचे, और फिर दोनों ने साथ ही हरिद्वार में जाके कनखल में गुरु दक्षिणा ली, एक ही गुरु से, शंकर देव। यहाँ पे एंट्री हुई करमवीर की। करमवीर के मुताबिक जो आजकल मुजफ्फरनगर में, हरिद्वार से निकलते हैं मुजफ्फरनगर में, उन्होंने अपना 250 बीघे में नया आश्रम खोला है, अंतर्राष्ट्रीय पतंजलि योग करके, वो भी दवाइयाँ बनाते हैं। और वो
तो बालकृष्णन को जड़ी बूटी की जानकारी थी रामकृष्णन की तुलना में, ये करमवीर का पक्ष है। बालकृष्णन को अच्छी समझ थी क्योंकि वो नेपाल से थे और नेपाल में जड़ी बूटियों का एक लंबा इतिहास रहा है। तो बालकृष्णन पहले पहुंचे हरिद्वार और वो करमवीर से मिले, और करमवीर और बालकृष्णन लगभग 2-3 साल तक साथ काम किए, सिक्किम में, हिमालय में, अलग अलग जगहों पे जड़ी बूटी पे काम किए। फिर रामदेव जी वहाँ पहुँचे वहाँ पे, और करमवीर के मुताबिक, करमवीर काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में, वहाँ से वो MA है, योगा में MA किए हैं करमवीर, और उनके मुताबिक रामदेव को योगा सिखाने वाले वहीं थे, मतलब एक तरीके से ट्रेनर वहीं थे। और जो शंकर देव थे जिससे इन लोगों ने गुरु दक्षिणा जिनके गुरु बने और जिनकी ज़मीनों का बाद में दिव्य योगपीठ में लिया गया और जिनके संरक्षण में दिव्य योगपीठ शुरू हुआ, वो करमवीर के गुरु थे। और फिर ये रामदेव जी और बालकृष्ण पहुँचे और फिर तीनों ने साथ ही गुरु दक्षिणा ली और गुरु से दीक्षा ली, और 2004 तक करमवीर साथ रहे। पतंजलि जब कंपनी बनी उसी तक, जब वो बता रहे थे कि जो ये पतंजलि की 2 बिल्डिंगें बनी हैं दिल्ली हरिद्वार रोड पे, वो जब बनना शुरू हुआ तो तब तक रहे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो बता नहीं पाए हमें करमवीर, पर वो इशारों में कह रहे थे, जैसे आध्यात्म की भाषा में हमें बता रहे थे, लेकिन साफ साफ नहीं कह रहे थे हुआ क्या था। शायद तो लिहाज कर रहे थे एक संबंधों का कि आप 14-15 साल किसी के साथ रहें और अचानक से उसका पोल खोलें। एक दिन वो चले गए और ईश्वर भारद्वाज इनके गुरु थे यूनिवर्सिटी के दौरान, जिन्होंने रामदेव जी को भी सिखाया था और बालकृष्णन को भी योगा, वो योगा के शिक्षक थे। और वो जब रिटायर हुए ईश्वर भारद्वाज, तो रामदेव ने बहुत पार्टी वार्टी दी थी। वो गए ईश्वर भारद्वाज से बोले कि मैं जा रहा हूँ समंदर किनारे, तब करूँगा, और वो मुंबई चले गए। उनका पुणे में भी बहुत बड़ा लार्ज स्थल पे वो आश्रम है, और फिर वो कभी लौट के नहीं आए। आप देखेंगे एक पतंजलि की जब पूरी कहानी आती तो 2 ही पिक्चर आती है, रामदेव और बालकृष्णन साइकिल से जा रहे हैं, पीछे वो मोटरी टाइप का लदा हुआ है, लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है। करमवीर बड़ा हिस्सा थे उस पूरे कैंप, पूरी एक जो पूरा एक पतंजलि का जो बड़ा विस्तार से खड़ा हुआ, उसके एक बहुत बड़े कड़ी थे। 2004 में करमवीर चले गए और 2007 में इनके गुरु गायब हो गए, शंकर देव, उनका पता नहीं चला। सॉरी। तो 2011-12 में जब रामदेव कांग्रेस के पीछे पड़ गए थे, एक तरीके से भ्रष्टाचार, काला धन, ये सब चीज़ें, तो कांग्रेस भी पीछे पड़ी। वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी थी और उत्तराखंड में भी थी। तो कांग्रेस इनका वो निकालने लगी कि कुछ मिल जाए जिससे इनको जेल में डाल दे। तो शंकर देव का गुम होना एक बड़ा उसमें था कि आपके गुरु आपके आश्रम से गायब हो गए, कहाँ गए। फिर एक और करमवीर के मुताबिक कांग्रेस ने करमवीर से संपर्क किया कि आप कुछ बोलो, ताकि एक आप भी तो शिष्य हो और आपका बयान बहुत बड़ा होगा और हम उस बेस पे इनको डाल देंगे। ये बात रामदेव को कहीं से पता चली, और लगभग 8-9 साल बाद नोएडा में वो, उन दिनों रामदेव जगह जगह पे वो करते थे ना, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम, योगा सिखाते थे। वो पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला था उनका। तो नोएडा में लगभग 8-9 साल बाद करमवीर को लेकर आए और उन्होंने बाकायदा इतने उनकी तारीफ में पुल बांधे रामदेव ने। मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे। तो करमवीर से मैंने पूछा, सर इतने लंबे समय बाद आपको उन्होंने क्यों याद किया, जबकि आप उनके मतलब एक तरीके से बहुत साझेदार थे, एक कंपनी, एक पूरा पतंजलि खड़ा करने में आपकी भूमिका थी। तो उन्होंने एक बड़ा, ये भी उन्होंने थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में उनको समझाया कि उनको पता चल चुका था कि मेरे पास कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और मेरा एक बार बोलना उनको मुसीबत पड़ जाती। तो रामदेव हमेशा उन लोगों को याद करते हैं जो जिससे उनको लाभ हो, उनके करमवीर का कहना था। आजकल हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि भाजपा 8-9 साल रह चुकी है पावर में। अभी आज सेंट्रल एजेंसीज का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी थोड़ा कुछ बोले तो उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन आपने जो स्टोरी में लिखा है कि जब रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ बोला तो उनके ऊपर 81 केसेस फाइल किए गए एक दिन में फॉर अलेज्ड टैक्स एवेजन, लैंड ग्रैब एंड करप्शन। एंड पुलिस को भेजा गया था रेड करने के लिए काफ़ी उनके पतंजलि के सेंटर्स पे। लेकिन इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आपने एक बात मेंशन की कि जब इनको थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था तो ये गए मुलायम सिंह यादव, जो उस समय यूपी कंट्रोल कर रहे थे, और लालू प्रसाद यादव जो उस समय बिहार कंट्रोल कर रहे थे। और
एज अ वे ऑफ, कहते हैं जो अंग्रेजी में कि ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करना, इन्होंने अपनी कास्ट का यूज़ किया, क्योंकि ये भी अपेरेंटली हिज कास्ट इज़ यादव, सो इज़ मुलायम एंड लालू। लेकिन बाद में जब हवा बदली तो ये भी बदल गए। तो वो उनके बताइए कि इनकी पॉलिटिकल पैटर्नेज इनको कहाँ से मिली शुरुआत में, और फिर अब कहाँ पे हैं ये? अब कहाँ पे है तो सभी जानते हैं, क्योंकि 35 रुपये पेट्रोल की बात कर रहे थे 2014 में, और सब जानते हैं अब कहाँ है अब। हालांकि एक पत्रकार ने मुझे ये भी बताया कि आप देखिए कि अब ये न्यूट्रल हो गए हैं, इनको पता है कि चीज़ें कभी बदल सकती हैं, तो न्यूट्रल हो गए हैं। खैर, जो बात जिसका जिक्र आपने किया लालू प्रसाद यादव वाला और मुलायम सिंह यादव वाला, ये एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि कैसे जब ये लोकप्रिय हो रहे थे तो नेता भी चाहते थे इनको अपने पास लाना, और ये भी नेताओं के पास जा रहे थे। कई मुख्यमंत्री इनके कार्यक्रम में आए थे। तो किसी समय ये किसी परेशानी में उलझे हुए थे तो ये मुलायम सिंह यादव के पास गए और लालू के पास, और इन्होंने, पत्रकार ने मुझे बताया था, और बोला कि बाकी कास्ट में तो बहुत सारे संत महात्मा हैं, हमारे में यादव में नहीं है। तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने सहारा श्री से इनकी मुलाकात करवाई, क्योंकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव सहारा श्री काफ़ी करीब होकर काम कर रहे थे। So that's it for the video segment of this podcast. If you want to listen to the entire episode and especially want to find out what happened when Ramdev met industrialist Subrata Roy, go to Spotify, Apple, or our website on newslaundry.com and check out episode 233 of Reporters Without Orders. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।